तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं 21वीं सदी के सबसे पेचीदा सत्ता ढांचों में से एक को, आधुनिक रूसी राजनीतिक सिस्टम को। देखिए, ये कोई अचानक से नहीं बन गया, बल्कि इसे बहुत सोच समझकर एक तरह से डिजाइन किया गया है। तो आइए इस सत्ता की इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी सीक्रेट प्लान की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी बंद कमरे में बनाओ। नहीं, इसको ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखिए। एक के बाद एक हर फैसला, हर संकट, हर खिलाड़ी ने अगले को आगे धकेला और इससे सत्ता का एक ऐसा ढांचा खड़ा हो गया जिसकी पूरी तस्वीर शायद शुरू में बनाने वालों ने खुद भी नहीं सोची होगी। तो देखिए, किसी भी इमारत को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव देखनी पड़ती है ना? और पुतिन के रूस की नींव रखी गई थी सोवियत संघ के खंडहरों पर, एक ऐसी जमीन पर जहां आर्थिक उथल-पुथल थी और एक ऐसा पावर वैक्यूम था जो पहले कभी नहीं देखा गया। जरा सोचिए, रातों रात सोवियत राज्य की जितनी भी संपत्ति थी, तेल, गैस, धातु, सब कुछ दांव पर लग गया। अब ना तो कोई मजबूत सरकार थी, ना ही कोई साफ सुथरे कानून। तो इन संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए एक अंधी दौड़ शुरू हो गई। ये सिर्फ एक बिजनेस का मौका नहीं था, ये तो पूरे देश की आर्थिक सत्ता की चाबियां हथियाने का मौका था। और इसी दौर में पैदा हुए ओलिगार्क्स। ये सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। एक ऐसे देश में जो लगभग दिवालिया हो चुका था, असल में तो वही सरकार बन गए थे। वही लोगों को सैलरी देते थे, पॉलिटिकल कैंपेन को फंड करते थे और बदले में खेल के नियम भी खुद ही तय करते थे। पॉलिटिकल पावर और पर्सनल वेल्थ कुछ इस तरह से घुल मिल गई जैसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ओलिगार्क्स के दबदबे वाला ये सिस्टम बेहद अस्थिर था और बहुत जल्द कुछ ऐसे संकट आए जिन्होंने रूस को उसकी नींव तक हिला दिया। इससे जनता का मूड बदला और एक बिल्कुल अलग तरह के नेता के लिए बेचैनी भरी मांग पैदा हुई, कोई ऐसा जो ऑर्डर यानी व्यवस्था का वादा कर सके। जरा इस क्रम को देखें। ये सब कुछ सिर्फ 1 साल के अंदर हुआ। पहले एक भयानक आर्थिक संकट आया जिसने लोगों की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। फिर दागिस्तान पर हमला हुआ जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का डर फैल गया और आखिरकार खुद राजधानी मॉस्को में आतंक। सोचिए, एक के बाद एक हर घटना सरकार पर से लोगों का भरोसा कम कर रही थी और ये सब मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव के लिए स्टेज तैयार कर रहा था। और इसी डर और पावर वैक्यूम के बीच एक ऐसी शख्सियत सामने आई जो इस पल के लिए मानव बनी ही थी, व्लादिमीर पुतिन। वो कोई पारंपरिक राजनेता नहीं थे, बल्कि एफएसबी यानी मुख्य सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख थे। उनका मैसेज बहुत सिंपल और पावरफुल था, मैं व्यवस्था बहाल कर सकता हूं। सरकार ने बम धमाकों के लिए चेचन बलों को जिम्मेदार ठहराया और एक आंतरिक सुरक्षा के संकट को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की कहानी में बदल दिया। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। इसने न सिर्फ एक सख्त मिलिट्री एक्शन को सही ठहराया, बल्कि पुतिन को एक ऐसे रक्षक के तौर पर भी पेश किया जो देश को बचा सकता था। और यहीं पर मामला और भी ज्यादा पेचीदा और विवादास्पद हो जाता है। आधिकारिक कहानी तो कहती है कि ये आतंकवाद का काम था, लेकिन तब से कई जांचों ने इन धमाकों के असली गुनाहगारों को लेकर बहुत परेशान करने वाले सवाल उठाए हैं। इसका राजनीतिक असर तो साफ है, लेकिन उस दिन असल में क्या हुआ था, ये आधुनिक रूस के सबसे विवादित सवालों में से एक बना हुआ है। तो एक बार जब पब्लिक का सपोर्ट मिल गया तो अगला कदम था पावर को मजबूत करना। और ये सिर्फ ताकत के दम पर नहीं किया गया, बल्कि कुछ खास राजनीतिक और आर्थिक टूल्स के सेट के साथ किया गया, जिन्हें कंट्रोल को सेंट्रलाइज करने यानी एक जगह इकट्ठा करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो पहला टूल क्या था? ओलिगार्क्स के साथ एक नया सौदा। संदेश बिल्कुल साफ था, अपनी बेहिसाब दौलत रखनी है, रखो, लेकिन राजनीति से दूर रहना होगा। और जो लोग ये बात नहीं समझे, उनके लिए मिखाइल खोदोरकोव्स्की और उनकी तेल कंपनी यूकोस का मामला एक बहुत बड़ा और सबके सामने दिया गया सबक बना। रूस का सबसे अमीर आदमी जेल चला गया, उसकी कंपनी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मैसेज लाउड एंड क्लियर था। इसका नतीजा एक ऐसे मॉडल के रूप में सामने आया जिसे कुछ लोग स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं। मतलब ऊपर से तो ये एक मार्केट इकोनॉमी लगती थी, लेकिन असल में जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर थे, जैसे कि ऊर्जा, बैंकिंग, रक्षा, वो वापस क्रेमलिन के कंट्रोल में आ गए। अब सरकार सिर्फ नियम नहीं बना रही थी, वो तो खुद खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई थी। और इस नए सिस्टम को चलाने के लिए एक नई एलीट क्लास की जरूरत थी। यहीं पर एंट्री होती है सिलोविकी की, यानी सुरक्षा और सेना से आए शक्ति के लोग। 90 के दशक के ओलिगार्क्स से अलग, इनकी शक्ति इनकी दौलत से नहीं, बल्कि राज्य के प्रति इनकी वफादारी से आती थी।
उन्हें सरकार और अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया गया। और इसी के साथ साथ एक और चीज बनाई गई जिसे वर्टिकल ऑफ पावर या शक्ति का ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इसके कदमों पर जरा ध्यान दीजिए। स्टेप 1, मीडिया के जरिए नैरेटिव यानी कहानी पर कंट्रोल करो। स्टेप 2, जब कहानी आपके कंट्रोल में है तो चुनावी सिस्टम को अपने हिसाब से ढाल लो। और स्टेप 3, जब संस्थाएं भी कंट्रोल में आ गईं तो किसी भी असली पॉलिटिकल ऑपोजिशन को खत्म कर दो। नतीजा, एक ऐसा सिस्टम जो बाहर से तो लोकतंत्र जैसा दिखता है, लेकिन असल में सारी पावर ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। अच्छा, जब अंदर का ढांचा मजबूत हो गया तो अगला कदम था इसकी सुरक्षा करना। तो ये डिजाइन किया गया सिस्टम बाहरी दबावों और अंदर की असहमति से कैसे निपटता है? एक कूटनीतिक मुखौटे और अंदरूनी किलेबंदी के जरिए। देखिए, रूस के जो विशाल ऊर्जा संसाधन हैं वो सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहे, वो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ताकतवर हथियार बन गए। खास तौर पर यूरोप को ऊर्जा के लिए खुद पर इतना निर्भर बनाकर क्रेमलिन ने एक ऐसा कूटनीतिक लीवर हासिल कर लिया जिसे वो दोस्तों को इनाम देने और विरोधियों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। और जो अंदरूनी खतरे थे, यानी वो पत्रकार, दलबदलू या आलोचक जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, उनके लिए सिस्टम ने और भी स्याह तरीके अपनाए। जहर देने, हत्याओं और संदिग्ध मौतों का एक पैटर्न सामने आया, जिससे एक डर का माहौल बना और सत्ता को खुलेआम चुनौती देने की कीमत बहुत ज्यादा हो गई। तो हमने देखा कि ये सिस्टम कैसे एक एक टुकड़ा जोड़कर बनाया गया, लेकिन सवाल ये है कि ये असल में कितना मजबूत है। चलिए अब इसकी मजबूती, इसकी साफ दिखने वाली ताकतों और इसके अंदर छिपे तनावों का विश्लेषण करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। कोई एक घटना आज के रूस को नहीं समझा सकती। ये इन सभी हिस्सों का जोड़ है। राज्य का पतन हुआ तो ओलिगार्क्स का उदय हुआ, संकट आए तो एक मजबूत नेता की मांग पैदा हुई, और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की कहानी ने सेंट्रलाइज्ड पावर को जायज ठहराया। हर टुकड़ा तार्किक रूप से पिछले वाले से जुड़ता है। लेकिन इस सिस्टम की इंजीनियरिंग में ही इसकी अपनी कमजोरियां भी छिपी हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों पर इतना ज्यादा निर्भर है कि वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव का इस पर बहुत असर पड़ता है। तकनीकी नवाचार की कमी इसे पीछे छोड़ सकती है। और शायद सबसे अहम बात तब क्या होगा जब एक नई पीढ़ी आएगी जिसके लिए स्थिरता से बढ़कर भी कुछ और मायने रखता हो। और ये बात बिल्कुल मुद्दे की जड़ तक पहुंचती है। ये सिस्टम अपनी वैधता, स्थिरता और व्यवस्था के वादे से हासिल करता है, यहां तक कि लोकतंत्र का दिखावा भी करता है, लेकिन काम करता है केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक नियंत्रण के जरिए। ये जो विरोधाभास है, ये थोड़े समय के लिए तो काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय में ये एक बुनियादी कमजोरी पैदा करता है। और बस यहीं आकर हम इस आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। हमें बाहर से तो स्थिरता और एक मजबूत शक्ति का मुखौटा दिखता है, लेकिन किसी भी इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर की तरह इसकी असली ताकत इस बात में है कि यह सतह के नीचे जो तनाव बन रहा है उसके हिसाब से खुद को ढाल पाता है या नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि यह सिस्टम आज कितना मजबूत है, असली सवाल ये है कि क्या इसका डिजाइन आने वाले कल की दरारों को सह पाएगा।